गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था दी कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ होमोजीनियस, और उसका केस डिस्कस किया था कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन। तो अब उसी का पर्टिकुलर केस में आते हैं कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट है, तो उसके सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है कि सॉल्यूशंस का बिहेवियर कैसा होगा। तो इक्वेशन किस टाइप की होगी? y डबल डैश प्लस सम कांस्टेंट a इंटू वाई डैश प्लस b इंटू वाई, वेयर a एंड b शुड बी रियल नंबर। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? m स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, विच इज सेम एज सम m माइनस लेमडा वन और m माइनस लेमडा टू, क्योंकि लेमडा वन और लेमडा टू कोई दो डिस्टिंक्ट रियल रूट कोई दो डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, मे बी रियल मे बी रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट केस इफ लेमडा वन लेमडा टू बिलोंग्स टू R एंड लेमडा वन नॉट इक्वल टू लेमडा टू, तो अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं तो आपका सोल्यूशन किस टाइप का आएगा? y ऑफ x इक्वल टू सी वन ई टू द पावर लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर लेमडा टू एक्स, ये इसका जनरल सोल्यूशन आएगा। सेकेंड सिचुएशन, इफ लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू इक्वल टू लेमडा बट रियल नंबर, अगर रिपीटेड रूट हैं तो वो कॉम्प्लेक्स रूट हो नहीं सकते। रीज़न क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट के पेयर में आएंगे और वो रिपीट कभी नहीं कर सकते। अगर कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट करेगा तो एटलीस्ट 4 रूट मिलने चाहिए, लेकिन इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर। तो लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू इक्वल टू लेमडा बिलोंग्स टू आर, तो दिस एम्प्लाई जो जनरल सोल्यूशन आता है किस टाइप का आता है? y ऑफ x इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर लेमडा एक्स टाइप का आएगा। And third situation, if lambda 1 equal to some alpha plus iota beta and lambda 2 is alpha minus iota beta with beta should not be 0, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट है, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, तो उस केस में सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा? y ऑफ x ई टू द पावर अल्फा x देन c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x, ये सोल्यूशन का फॉर्मेट होगा। अब इस केस में ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट इज इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल, दिस इज आल्सो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल, और यहां भी ये सारे कोफिशिएंट या सारी टर्म्स क्या है? इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। इस केस में e टू द पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स, दीज आर आल्सो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। या मैं डायरेक्टली इक्वेशन को डिस्कस करूंगा तो y डबल डैश आपके पास किसके इक्वल है? माइनस ए टाइम वाई डैश माइनस बी ऑफ वाई। और अगर y इस इक्वेशन का कोई भी एक सोल्यूशन लेते हैं, इफ y इज एनी सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डेफिनेटली y का सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो दिस y इज अ डिफरेंशिएबल, y डैश इज अ डिफरेंशिएबल, तो यानी कि ये क्वांटिटी डिफरेंशिएबल होगी तो y डबल डैश डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से y डबल डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या जाएगा? माइनस ए टाइम वाई डबल डैश माइनस बी टाइम वाई डैश। अगेन y डैश इज अ डिफरेंशिएबल, y डबल डैश इज डिफरेंशिएबल, तो y ट्रिपल डैश फिर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो अगर आपके पास कोई भी होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट में भी रियल और में भी कॉम्प्लेक्स, जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, कोई nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है एंड होमोजीनियस है, तो उसके जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होते हैं। और अगर सोल्यूशन इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है तो उनका रोन्स्किन भी इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होगा। तो आप एक स्टेटमेंट ऐड ऑन कर सकते हैं, इफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो बी, if f dy equal to 0 be a nth order homogeneous linear differential equation, f dy equal to 0 be nth order homogeneous linear differential equation with constant coefficient,
then every solution of this differential equation is infinite time differentiable function. Then every solution of this differential equation is infinite time differentiable function. और अगर सोल्यूशन इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है तो उनके रॉन्स्किन जो डिफाइन करेंगे वो भी इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होगा. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ y1 y2 yn आर n solutions of nth order homogeneous linear differential equation with constant coefficient. If y1 y2 yn are n solutions of nth order homogeneous linear differential equation with constant coefficient, then Wronskian of y1 y2 yn is always infinite time differentiable function. Then Wronskian of y1 y2 yn is always infinite time differentiable function. ठीक है, अगेन इसी इक्वेशन पे आते हैं. इस फर्स्ट केस में जो a की वैल्यू होगी और माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सम ऑफ रूट्स, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या रहेगा आपके पास, इज इक्वल टू बी. और सेकेंड केस में रूट रिपीट कर रहा है तो यहां से माइनस ए इक्वल टू 2 लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू बी आएगा. और इस सिचुएशन में रूट्स क्या हैं, अल्फा प्लस आइटा बीटा और अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो रूट्स का सम क्या आएगा 2 अल्फा, तो माइनस ए इक्वल टू 2 अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रूट्स का प्रोडक्ट जो आएगा दैट शुड बी बी. ठीक है, तो आपके पास अगर ये b नेगेटिव हो जाए, अगर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड होमोजीनियस है और उसमें अगर b नेगेटिव हो जाए तो ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है और लैम्डा स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है. यानी कि जब भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उससे डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. यानी कि सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा. अब मुझे सॉल्यूशन को एनालाइज करना है कि किस कैटेगरी में सॉल्यूशन मिलेगा. तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बाउंडेड एंड पीरियोडिक कब होगा, या सिर्फ पीरियोडिक कब होगा, या सिर्फ बाउंडेड कब होगा, या x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये सॉल्यूशन जीरो की तरफ कब टेंड करेगा. जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, या एवरी सॉल्यूशन जीरो की तरफ कब टेंड करेगा. तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाउंडेड ऑन रियल लाइन इफ a एंड b. मुझे a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है such that every solution of this differential equation is bounded. तो अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन देखता हूं, जो जनरल सोल्यूशन आएगा c1 e टू द पावर लैम्डा 1x, c2 e टू द पावर लैम्डा 2x, तो डेफिनेटली या तो लैम्डा 1 या लैम्डा 2 नॉन जीरो होगा, और अगर वो नॉन जीरो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. और अगर लैम्डा 1 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी बाउंडेड नहीं आएगा. तो डेफिनेटली if roots real and distinct, then there are some solution of this differential equation which are unbounded. So first statement, if the roots of auxiliary equation is second order linear differential equation की बात कर रहा हूँ, if roots of auxiliary equation are real and distinct, then this differential equation 1 must have some unbounded solutions defined on real line. If roots of auxiliary equation are real and distinct, then there exists some unbounded solutions defined on real line. यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ some unbounded solutions. सारे solution unbounded की कोई गारंटी नहीं है. सिंपली ट्रिवियल सोल्यूशन लोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, बाउंडेड. सेकेंड केस, अगर रूट्स रिपीटेड हो जाएंगे
तो लैम्डा अगर 0 हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि C2 को मैं नॉन जीरो ले लेता हूँ तो C1 को 0 ले लेता हूँ तो yx इक्वल टू x एक अनबाउंडेड सोल्यूशन आ जाएगा रियल लाइन पे। अगर लैम्डा नॉन जीरो है तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा विच इज ऑल्सो अनबाउंडेड। तो इफ रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रिपीटेड, if roots of the auxiliary equation are repeated, then the solution of the equation 1, sorry, there are some solution of the differential equation 1 which are unbounded. There are some solution of the auxiliary differential equation 1 which are unbounded. Clear? थर्ड सिचुएशन, जब आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये होगा, उस केस में cos beta x bounded, sin beta x bounded, the linear combination of a bounded function is bounded। तो ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी, बाउंडेड। लेकिन ये क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट कर गई तो डेफिनेटली e टू द पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे अनबाउंडेड, डिपेंड करेगा अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर अल्फा नॉन जीरो आ गया तो देयर आर सम सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन विच आर unbounded। तो थर्ड स्टेटमेंट, if roots of the auxiliary equation are complex with real part non-zero, if roots of the auxiliary equation are complex number with real part non-zero, then differential equation 1 has some unbounded solutions, then the differential equation 1 has some unbounded solution। तो अब आपके पास सिचुएशन ये है कि द इक्वेशन 1 और एवरी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज बाउंडेड ऑन R इफ, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ गए तो कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे अनबाउंडेड, रूट्स रिपीट हो गए तब भी कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे अनबाउंडेड, और रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, रियल पार्ट नॉन जीरो हो गया तब भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बाउंडेड सॉल्यूशन होने के लिए रूट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और रियल पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाउंडेड ऑन R इफ एंड ओनली इफ रूट्स ऑफ auxiliary equation fm equal to 0 are purely imaginary। क्लियर? यानी कि जो लैम्डा 1 आएगा दैट इज आइटा बीटा एंड लैम्डा 2 शुड बी माइनस ऑफ आइटा बीटा। तो उस केस में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 शुड बी 0 इक्वल टू माइनस ए, इम्प्लाइज ए मस्ट बी 0। और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की अगर बात करेंगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 शुड बी बीटा स्क्वायर विच इज अ बी, और वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन के पास जितने भी सॉल्यूशन है सारे के सारे बाउंडेड कब होंगे, एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाउंडेड ऑन R if and only if a equal to 0 and b is positive। तो ये आपके पास एक सिचुएशन है कि a 0 हो जाए और b पॉजिटिव हो जाए तो जितने भी सोल्यूशन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाउंडेड सोल्यूशन। आई थिंक यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन, इस इक्वेशन का हर सोल्यूशन पीरियोडिक कब होगा, तो एवरी सोल्यूशन of 1 is periodic solution on R। तो अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन देखता हूँ डिस्टिंक्ट रूट में तो C1 e टू द पावर लैम्डा 1x प्लस C2 e टू द पावर लैम्डा 2x, इस टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे विच आर नॉन पीरियोडिक। सेकेंड सिचुएशन C1 प्लस C2x e टू द पावर लैम्डा x, इसमें C1 को 0 ले लेंगे, अगर C2 नॉन जीरो लेंगे तो x e टू द पावर लैम्डा x या e टू द पावर लैम्डा x, ये दो सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। तो डेफिनेटली दीज आर आल्सो
नॉन पीरियोडिक। और थर्ड सिचुएशन में ई टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर गया तो सोल्यूशन इज अ नॉन पीरियोडिक, यानी कि अल्फा फिर क्या होना चाहिए, जीरो। और ये जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि इसका पीरियड क्या आएगा 2 पाई अपॉन बीटा, इसका पीरियड भी क्या आएगा 2 पाई अपॉन मोड बीटा। तो ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड सेम है, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक फंक्शन आएगा विद पीरियड सेम। तो ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसके पास पीरियोडिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अगेन रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। और रूट्स प्योरली इमेजिनरी कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ a 0 एंड b इज पॉजिटिव। तो बाउंडेड एंड पीरियोडिक के लिए दोनों सिचुएशन सेम है। तो एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 इज पीरियोडिक ऑन r if and only if a is 0 and b is a positive। क्लियर। थर्ड पैटर्न क्या हो सकता है क्वेश्चन का कि एवरी सोल्यूशन y ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1 इज, जितने भी सोल्यूशन है इक्वेशन 1 के, such that the limit x tends to infinity y of x is 0। यानी कि हर सॉल्यूशन का इन्फिनिटी पे जो लिमिट है वो क्या होना चाहिए, 0। तो क्या सिचुएशन आएगी, तो अगर मैं फर्स्ट टाइप का कैटेगरी सॉल्यूशन लिखता हूं e टू द पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2x, ये सारे सॉल्यूशन 0 पे कब जाएंगे, जब e टू द पावर लैम्डा 1x एंड e टू द पावर लैम्डा 2x ये दोनों कहाँ जाएं, 0 पे जाएं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ये 0 पे तभी जाएगा जब लैम्डा 1 लेस देन 0 और यहाँ से लैम्डा 2 लेस देन 0। अगर लैम्डा 2 या लैम्डा 1 0 या ग्रेटर देन 0 हो गया तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिलेगा जो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी या नॉन जीरो वैल्यू पे। तो हमें क्या चाहिए, एवरी सोल्यूशन शुड बी टेंड्स टू 0। तो उस केस में यहाँ से फर्स्ट सिचुएशन आ गई लैम्डा 1 लेस देन 0, लैम्डा 2 ऑल्सो लेस देन 0। अगर मैं सेकेंड कैटेगरी का सोल्यूशन पिक करता हूँ, जब रूट्स रिपीटेड होते हैं तो कैसा आता है सोल्यूशन, c1 c2x e टू द पावर लैम्डा x। अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो गया या लैम्डा 0 हो गया, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो एक सोल्यूशन मिल जाएगा e टू द पावर लैम्डा x। जब c1 को 1 पुट कर देंगे और c2 को 0, वो इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा। अगर लैम्डा 0 हो गया तो एक सोल्यूशन मिल जाएगा yx इक्वल टू x, वो इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा। तो डेफिनेटली इस केस में भी लैम्डा क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तभी हर सोल्यूशन कहाँ जाएगा, 0 पे। और थर्ड सिचुएशन e टू द पावर अल्फा x c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। अगर अल्फा नॉन जीरो हो गया और बेसिकली अल्फा अगर पॉजिटिव हो गया या अल्फा 0 हो गया, तो फर्स्ट सिचुएशन जब अल्फा 0 है तो कोस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स ये दो सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेंगे। और उस केस में x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये लिमिटेड डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन लिमिट कहाँ जानी चाहिए, 0 पे। तो ये नहीं हो सकता। अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी पे, और ये ऑसिलेट कर रहा है तो ओवरऑल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। यानी कि इस केस में भी अल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। और अल्फा लेस देन 0 है तो ये क्वांटिटी 0 पे जाएगी और ये बाउंडेड वैल्यू है तो ओवरऑल क्वांटिटी कहाँ टेंड करेगी, 0 पे। तो ये तीनों सिचुएशन में हर सोल्यूशन 0 पे कब जाएगा, जो रूट्स हैं वो नेगेटिव होने चाहिए, यहाँ रूट भी नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ रियल पार्ट ऑफ रूट इज नेगेटिव। तो इन सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज टेंड्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ lambda is less than 0, where lambda is root of auxiliary equation fm equal to 0। और सेम चीज आप nth ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को आप जनरल nth ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं कि if fm equal to fd of y equal to 0, fdy equal to 0 be nth ऑर्डर homogeneous linear differential equation with real coefficient।
एफ डी वाई इक्वल टू 0 बी nth order homogeneous linear differential equation with real coefficient, then every solution of this equation tends to 0 as x tends to infinity, then every solution of this equation tends to 0 as x tends to infinity if and only if all the real part of roots of auxiliary equation, if the real parts of roots of the auxiliary equation are negative, if the real part of roots of auxiliary equation are negative। ठीक है, और इस कंसेप्ट पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। अब सारे रूट्स का रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो ए और बी पे यहां क्या इफेक्ट आएगा? अगर सारे रूट्स का रियल पार्ट नेगेटिव है तो ए और बी पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे डिसाइड होगा ये? यहां से पहले केस में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या था? माइनस ए। लैम्डा 1 नेगेटिव, लैम्डा 2 नेगेटिव, तो सम नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो इंप्लाइज ए शुड बी पॉजिटिव। और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 1 नेगेटिव, लैम्डा 2 नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव, तो बी, तो इंप्लाइज बी शुड बी पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो फर्स्ट सिचुएशन में ए और बी दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकेंड केस में जो लैम्डा है 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस ए था और लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस ए नेगेटिव इंप्लाइज ए शुड बी पॉजिटिव, और लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू बी आता है वो डेफिनेटली करेगा पॉजिटिव। और थर्ड केस में टू अल्फा इक्वल टू माइनस ए, अल्फा नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव इंप्लाइज ए शुड बी पॉजिटिव, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है? बी, और ये क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो इसका हर सॉल्यूशन 0 पे तभी टेंड करेगा जब ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आईआईटी जैम, गेट और नेट तीनों एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसी चीज को लिख सकते हो, एवरी सॉल्यूशन ऑफ yx, every solution yx of the equation 1 tends to 0 as x tends to infinity if and only if a is a positive and b is a positive। a और b दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो जितने भी सोल्यूशन है वो सारे के सारे कहाँ टेंड करेंगे? 0 पे टेंड करेंगे एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास ओवरऑल एनालिसिस है फॉर सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और nth ऑर्डर पे। ठीक है, तो इस सेगमेंट में से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि किसी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं विद रियल कोएफिशिएंट, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे वेरिएबल कोएफिशिएंट है और होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन फाइंड करने के कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।